Hello everyone. Today we are going to understand the question and answers of class 7 history. Our today's chapter is chapter number 7, that is tribes, nomads and settled communities. Let's discuss matchups first. The answers are the answers are चौरासी, कारवां, पाइक, खेल, अहोम स्टेट and Grey Katanga. And fill in the blanks. The answers are Jatis, Nama, and at last poets. Come to the true false. The true false answer is first true, second false, third false, fourth also false. Now come to the question and answers. Our fourth question is question and answers. Our fourth question is what kinds of exchange took place between nomadic pastoralists and settled agriculture? जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे जानवरों के साथ कारवां में, उनका और जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी जो एग्रीकल्चर करते थे एक जगह पर रुककर इधर उधर घूम, उनके बीच में किस तरह का एक्सचेंज होता था, वो किस तरह का लेन देन आपस में करते थे, ये बताना है. द आंसर इज नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट exchange wool, ghee, etc. with settled agriculturist for grain, cloth, utensil and other products. अब नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, सेटल नहीं होते हैं कहीं पर भी, दूसरी जगह जाते रहते हैं, सेटल नहीं होते हैं कहीं पर भी, वो अपने साथ जानवर रहते हैं, वो ज़्यादातर जानवरों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड रहते हैं. उनके पास वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा उनको ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी. ग्रेन्स के लिए एक जगह पर रुकने की ज़रूरत पड़ती है. जो सेटल कम्युनिटीज़ करती हैं वो एग्रीकल्चर करती हैं, इसीलिए जो ग्रेन्स है, अनाज है, क्लोथ वगैरह है, यूटेंसिल है, ये सारे प्रोडक्ट सेटल कम्युनिटीज़ के लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. और घी, वूल, ये सारी चीज़ें जो जानवर उनके पास बहुत ज़्यादा होते थे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के पास, तो आपस में दोनों इन चीज़ों का लेन देन करते थे या फिर एक्सचेंज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द होम स्टेट ऑर्गेनाइज? होम स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता, मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती थी, किस तरह से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता था, कैसे काम होते थे होम स्टेट में, ये बताना है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ होम स्टेट वॉज डिपेंड ऑन द फोर्स लेबर. अ होम स्टेट का फोर्स लेबर, अ होम स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो फोर्स लेबर पे डिपेंड था. फोर्स लेबर मतलब जैसे आप लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा, आप लोगों का मन हो या ना हो, अगर स्टेट को उसकी ज़रूरत है, किंगडम को ज़रूरत है, तो आपको लेके आया जाएगा और आपसे काम करवाया जाएगा. ये था फोर्स लेबर. रोटेशन पॉलिसी फ्रॉम एवरी विलेज इन अ होम स्टेट. तो जो फोर्स लेबर जो लोग करते थे उनको पाइक बोला जाता था. अब रोटेशन पॉलिसी वहाँ पे फॉलो होती थी. किस तरह से पॉलिसी फॉलो होती थी? हर एक विलेज से पाइक को बुलाया जाएगा रोटेशन. अगर आपके मान लीजिए अगर किसी होम स्टेट में अगर 10 जाएगा रोटेशन, अगर आपके मान लीजिए अगर किसी होम स्टेट में अगर 10 विलेज हैं, तो हफ्ते के एक दिन एक विलेज से पाइक आएंगे, मतलब एक विलेज से फोर्स लेबर को बुलाया जाएगा इस किंगडम के काम करने के लिए. वो इरिगेशन का काम हो सकता है, वहाँ पे नहरें बनाने का काम हो सकता है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने का काम हो सकता है, या फिर जो पब्लिक यूज़ के लिए जो काम होंगे जो स्टेट करवाएगा उसके लिए पाइक की ज़रूरत पड़ेगी. और रोटेशन से हर एक विलेज अपने अपने एरिया से पाइक सेंड करता रहेगा. ये पॉलिसी फॉलो की जाती थी. नेक्स्ट इज पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज. अब कभी ऐसा होता है जैसे आज आप लोग आज वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे गांव पहाड़ के एरिया जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वो एरिया खाली हो जाते हैं. ऐसी प्रॉब्लम होम स्टेट में भी आई थी. कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, कुछ एरिया में पॉपुलेशन नहीं रहेगी, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा था. उसके अलावा वहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते थे. तो इसके लिए होम स्टेट ने पॉलिसी अपनाई थी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी वहाँ पे से लोगों को निकाल करके उस एरिया पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा जहाँ पे पॉपुलेशन कम है. द लास्ट पॉइंट इज द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी. जो लास्ट पॉइंट है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज होता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वहाँ पे जो विलेज होते थे उस विलेज के कुछ लोगों से, उस विलेज की कम्युनिटी को ये अथॉरिटी थी कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा लैंड किसको देना है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी विलेज में रहते हैं और विलेज कम्युनिटी ने आपको आपके घर के पास कोई लैंड
प्रोवाइड करवा दिया, आपको अथॉरिटी दे दी कि आप अब इसमें काम करिए, ये आपका लैंड है, आप उससे टैक्स पे कीजिएगा। रूलर के पास भी अथॉरिटी नहीं थी कि किसी विलेज कम्युनिटी ने अगर किसी फार्मर को कोई लैंड दे दिया है तो विलेज कम्युनिटी की को भरोसे में लिए बिना वो उस लैंड को वापस नहीं ले सकता था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। अब इस टाइम पीरियड पे इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। अब इसमें क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन कौन से चेंजेस आपको पता चलते हैं, कौन कौन से चेंजेस आपने देखे हैं कि हुए थे वर्ना बेस्ड सोसाइटी में। आंसर इज changes took place in Varna-based society. New caste emerged in Varna-based society as many tribes and social groups were taken into Varna-based society and given them the status of जातिस। अब वर्ना बेस्ड सोसाइटी आप लोग जानते हैं कि वो सोसाइटी जिसमें 4 वर्ड में कैटेगराइज थे हम लोग। सबसे ऊपर थे वैश्य, फिर शूद्र। तो इस तरह के रूल्स को फॉलो करने वाले और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कम्युनिटी के अंदर फॉलो करने वाले सोसाइटी को बोला जाता था वर्ना बेस्ड सोसाइटी। अब कुछ ट्राइबल पीपल भी थे जो इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उन्हें ट्राइबल पीपल बोला जाता था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरू कर दिया। हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने का मतलब उन्होंने वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, ब्राह्मण के बनाए हुए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको कौन से वर्ण में सेट किया जाए तो ठीक है, लेकिन वर्ना बेस्ड सोसाइटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो हुआ था वर्क के अकॉर्डिंग। आप जिस टाइप का वर्क करेंगे उस तरह का आपको वर्ण में वर्क करेंगे उस तरह का आपको वर्ण में जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब टाइम के साथ धीरे धीरे नए काम भी डेवलप हो रहे थे। जैसे जब ये वर्नाबाई सोसाइटी का कैटेगराइजेशन हुआ था तो वहाँ पे लोहार का काम नहीं था। अब धीरे धीरे वहाँ पे लोहार का काम भी आ गया, फिर चमड़े का काम करने वाले आ गए, फिर और तरह के काम करने वाले क्राफ्ट वर्कर आ गए। अब इनको कौन वर्ण में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लोग रहते थे। सेकंड वर्ण था क्षत्रिय, उसमें योद्धा कैटेगरी के लोग होते थे। थर्ड वर्ण था वैश्य, उसमें ट्रेडर्स और फार्मर्स को रखा जाता था। फोर्थ आपका था शूद्र। शूद्र वो लोग जो ऊपर के किसी वर्ण का काम नहीं करते थे और लोगों की सेवा करते थे, ऊपर के वर्ण की सेवा करते थे। अब इसमें कहीं पे भी जो नए उसके बाद जो क्राफ्ट वर्क डेवलप हुए उनको कौन से वर्ण में इस्टेब्लिश किया जाए, ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को इस तरह से दूर किया गया कि इनको जो रूरल कैटेगरी के लोग थे, ट्राइबल पीपल में जो रूलर्स थे, उनको क्षत्रिय स्टेटस दे दिया गया। बहुत कम को ब्राह्मण स्टेटस मिला और कुछ लोगों को जो पावरफुल और पैसे वाले लोग थे, इन्फ्लुएंसिव लोग थे, उन्हें वैश्य भी मिला। लेकिन बहुत सारे लोगों को शूद्र कैटेगरी में डाल दिया गया। अब वहाँ पे भी इनके वर्क को लेकर के थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो उसमें इन्होंने इनको हर एक कैटेगरी में तो एक्सेप्ट करा, लेकिन इनको फिर जातीज में भी डिवाइड कर दिया। जैसे शूद्र में नई जातीज, जैसे लोहार की एक नई जाति आ गई, ऊपर के वर्ण में भी कोई और, जैसे क्षत्रिय वर्ण में कोई एक्सेप्ट किया हुआ उसको एक अलग जाति के नाम को दे करके उस वर्ण में मिला दिया गया था। तो इस तरह से वर्ना बेस्ड सोसाइटी में चेंजेस आए थे, क्योंकि ट्राइबल पीपल्स ने वर्ना बेस्ड सोसाइटी को एक्सेप्ट किया था। उनको वर्ना बेस्ड सोसाइटी ने भी अपने सोसाइटी में मर्ज होने के लिए एक्सेप्टेंस दी थी और उनको एज अ न्यू जाति एक्सेप्ट कर लिया गया था वर्ना बेस्ड सोसाइटी में। न्यू गॉड्स इमर्ज इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। अब एक और चेंज था जो इम्पोर्टेंट था कि नए गॉड यहाँ पे इमर्ज हुए थे वर्ना बेस्ड सोसाइटी में। क्योंकि जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने वर्ना बेस्ड सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके रूल्स को फॉलो किया था, लेकिन उनके एक्सेप्ट करते होंगे। तो जब वो वर्ना बेस्ड सोसाइटी में एक्सेप्ट हुए तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी के पीपल ने उनके देवताओं को भी एक्सेप्ट किया। उनके देवताओं को ये कह के एक्सेप्ट कर लिया कि जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश या हमारे जो भी सुप्रीम गॉड या गॉडेसेस हैं, आपके देवी देवता उनके ही अवतार हैं। तो इस तरह से नए देवी देवताओं का इमरजेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बोथ ट्राइबल एंड वर्ना बेस्ड सोसाइटी अडॉप्टेड रिचुअल्स फ्रॉम ईच अदर्स। अब ट्राइबल सोसाइटी और वर्ना बेस्ड सोसाइटी पहले एक दूसरे के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, रिचुअल्स को भी फॉलो नहीं करेंगे, वर्शिप के तरीके भी अलग होंगे, गॉड गॉडेसेस भी अलग होंगे। अब जब दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया तो दोनों ने एक दूसरे के रूल्स और वर्शिप के तरीके, रिचुअल परफॉर्म करने के जो भी तरीके होते हैं उन सबको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से वर्ना बेस्ड सोसाइटी में अब रिचुअल परफॉर्म करने के नए तरीके भी डेवलप हो गए थे। फोर्थ पॉइंट इज स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, इसमें कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मणास। आर्टिसन मतलब जो अपने काम में स्पेशल थे, उस तरह के आर्टिस्ट, जैसे स्मिथ जो ब्लैक स्मिथ हो गया और ये गोल्ड स्मिथ हो गया, सुनार वगैरह काम करने वाले हो गए ये लोग। कारपेंटर जो बढ़ई का काम, मेसन जो मिस्त्री वगैरह हैं, इनको भी अब सेपरेट जाति का स्टेटस दे दिया गया। मतलब लोहार का काम करने वाले लोग लोहार की जाति के होंगे, सुनार काम करने वाले लोग सुनार की जाति के होंगे, बढ़ई काम करने वाले लोग बढ़ई की जाति के होंगे, इसी तरह जाति के होंगे।
इसी तरह से मेसन्स का काम करने वाले लोगों का ग्रुप मेसन्स की जाति का हो जाएगा. The last point of the question is जातिज rather than वर्ना became the basic for organizing society. अब यहाँ पे आपने देखा इस क्वेश्चन में कि जाति अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी क्योंकि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे लोगों के वर्क के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट जाति का स्टेटस दिया जा रहा था. मतलब अब जाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी. दैट इज़ द एंड ऑफ आवर 6th क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How did tribal societies change after being organized into a state? To the next question. How did tribal societies change after being organized into a state? इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ जब वो एक स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई, पहले वो स्टेट नहीं था, पहले वो लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते थे, जाते थे, कहीं पे छोटे मोटे विलेज में रहते थे, ग्रुप नहीं हुए थे. तब क्या हुआ, जब वो एक स्टेट के रूप में डेवलप हो गए, तब उनका ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में क्या चेंज है, ये पूछा गया. आंसर इज ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट इन फॉलोइंग वेज. अब यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें हम बता सकते हैं किस तरह के चेंजेस आए थे. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड एक्सेप्टेड द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय. अब जब ट्राइबल पीपल एक स्टेट में डेवलप हो रहे थे, इस्टेब्लिश हो रहे थे, उनके भी रूलर बन गए थे, पावरफुल थे, उनके पास बड़ी आर्मीज थी, उनके पास टैक्स कलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि उनके साथ में ही जो किंगडम वगैरह हैं वहाँ पे जो रूलर कैटेगरी के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि ट्राइबल पीपल में लोग वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना या फिर क्लास नहीं होता था, जिसकी वजह से सब इक्वली ट्रीट होते थे. अब जब रूलर्स ने देखा कि वहाँ पर क्षत्रिय को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, और उसको ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देता है, ब्राह्मण को संरक्षण देता है, और वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है, लोग भी उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उसको एक हाई वैल्यू या फिर हाई रिस्पेक्ट वहाँ पे दी जाती है. तो हो सकता है इसको देखा देखी कुछ ट्राइबल जाती है, तो हो सकता है इसको देखा देखी कुछ ट्राइबल पीपल ने जो एक स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज हो गए थे, उन्होंने बाद में हिंदुइज्म को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. जिसमें आपका ये गोंड किंगडम जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, गोंड किंगडम है, वहाँ के रूलर हैं, और उसके अलावा अहोम है, अहोम के रूलर हैं. इन दोनों ही रूलर्स ने फिर धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आया था उसके बाद, क्योंकि जो इक्वल सोसाइटी थी पहले, अब वहाँ पे भी वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल फॉलो हो रहे थे, वहाँ पे भी वर्ण के अकॉर्डिंग लोग कैटेगराइज हो रहे थे, तो ये चेंज आया था. सेकेंड इज दे ऑल्सो यूज टू वर्शिप द गॉड्स ऑफ वर्ना बेस्ड सोसाइटी. अब जब डेवलपमेंट हुआ बड़े स्टेट का, उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट करना शुरू करा, तो अपने गॉड के साथ साथ अब वो वर्ना बेस्ड सोसाइटी के जो गॉड थे उनके भी वर्शिप करने लगे थे. नाउ दे अडॉप्टेड द रिचुअल्स ऑफ वर्ना बेस्ड सोसाइटीज़. अब उन गॉड की वर्शिप करने के लिए उन्हें रिचुअल भी वही परफॉर्म करने होंगे जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी के लोग करते थे. तो उन गॉड, तो जो भी रिचुअल्स थे, जो भी उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था, वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अब रिचुअल्स भी वर्ना बेस्ड सोसाइटी के ही अपनी सोसाइटी में फॉलो करने लगे थे. When the leaders of tribal people adopted the rules of Varna-based society, then the equality among tribal people was compromised. अब आप लोग जानते हैं कि ट्राइबल जब उन्होंने वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अब सोसाइटी में डिवीज़न होगा. उनके वर्क के अकॉर्डिंग द वर्क उन लोगों को वर्ना में डिवाइड किया जाता है, और उसके अलावा उनको जाति में भी डिवाइड किया जाने लगा था. तो जो इक्वल सोसाइटी थी, जहाँ ऑल आर इक्वल की पॉलिसी फॉलो होती थी, अब वहाँ पे वर्ना बेस्ड सोसाइटी का जो डिवीज़न था वो फॉलो होती थी. अब वहाँ पे वर्ना बेस्ड सोसाइटी का जो डिवीज़न था वो इम्प्लीमेंट हो गया था, तो वहाँ पे इक्वलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था. सम ट्राइब्स अडॉप्टेड द इस्लाम रिलीजन स्पेशली इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब ऐसा नहीं था कि सभी ट्राइबल पीपल्स ने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया था. सिंध वगैरह के एरिया हैं, उन एरियाज़ में बहुत पहले ही जब ये लोग हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे थे, उस समय या उससे पहले ही वहाँ पे इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था ट्राइबल पीपल ने, क्योंकि वो वर्ना बेस्ड सोसाइटी के रूल्स को डिस्क्रिमिनेशन का रूल मानते थे, और ये मानते थे कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है. कम टू द 8th क्वेश्चन, कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है. कम टू द 8th क्वेश्चन, वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. क्या बंजारा इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट थे? इकोनॉमी यहाँ पे अर्थव्यवस्था, जो पैसे का लेन देन है चलता रहे, टैक्स कलेक्शन स्टेट का होता रहे, उसके बारे में पूछा, क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे?
अब बंजाराज आपने आप चैप्टर में पेस्टोरलिस्ट ही थे, जो अपने साथ बहुत सारे जानवरों के साथ बहुत बड़े बड़े कारवां में, कारवां मतलब बहुत लोगों का ग्रुप होता है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उनको बंजाराज बोला जाता था। ये ट्राइबल पीपल ही थे। आंसर इज यस, बंजाराज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम बिकॉज दे यूज। बंजारा बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मतलब एक जगह से सामान लेना, दूसरी जगह बेचना और बीच में प्रॉफिट जनरेट करना। Thus, the good amount of revenue was generated for the kingdom, and also they were helpful to provide employment to the settled communities. अब जब ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जाए, एम्प्लॉयमेंट टू द सेटल्ड कम्युनिटीज़। अब जब ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जाएगा, बीच में प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में एंशियंट टाइम में भी टैक्स लगता था, आज भी टैक्स लगता है। तो किंगडम का जो एम्पायर होगा उसको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जब ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो किंगडम को ऑटोमेटिकली टैक्स प्रोवाइड होगा, किंगडम के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किंगडम की रेवेन्यू के लिए। उसके अलावा जो सेटल कम्युनिटीज़ थी, जो हमारा एग्रीकल्चर करते थे, यूटेंसिल बनाते थे, क्लोथ्स बनाते थे, सिटीज़ में रहते थे, विलेज में रहते थे, उनको जो है आपको एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे। एनिमल प्रोडक्ट मतलब घी, वूल। आप हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या चीज़ नोमैडिक पेस्टर्स सेटल कम्युनिटीज़ के साथ एक्सचेंज करते थे। उसके अलावा सेटल कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते थे। कैसे? सेटल कम्युनिटीज़ अपना ग्रेन्स वगैरह ग्रो करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। अब सारा ग्रेन्स तो वो खा नहीं सकते, या फिर सारा ग्रेन एक जगह के एरिया में जो है सिटी में कर सकते हैं। अब इनको क्या चाहिए, दूसरी सिटीज़ में, दूसरे विलेज में उस ग्रेन को सप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ऐसे में ये जो बंजाराज थे, ये इनके पास आते थे, इनसे इनका ग्रेन परचेज करते थे, बदले में इनको एनिमल प्रोड्यूस देते थे, और फिर उस ग्रेन को ले जा करके दूसरी किसी जगह में, जैसे विलेज से ग्रेन लेके उसको सिटी में दे दिया, जगह में जैसे विलेज से ग्रेन लेके उसको सिटी में दे दिया, सिटी से यूटेंसिल लेकर आ गए और उसको विलेज में सेल कर दिया, जिसकी वजह से सिटी के लोग और विलेज के लोगों को भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, बीच में अपना प्रॉफिट भी ले लिया। अब सिटी और विलेज के लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और वो भी किंगडम को फिर रेवेन्यू देने के लिए, सेटल कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बंजाराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ द सेटल्ड पीपल ऑल्सो कुड जनरेट द रेवेन्यू फॉर द स्टेट। इन वट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ द गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम्स? वर देयर एनी सिमिलरिटीज़? ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि गोंड्स की हिस्ट्री और अहोम्स की हिस्ट्री में डिफरेंस था? और उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वर देयर एनी सिमिलरिटीज़? क्या उनके बीच में कोई समानता भी थी? देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंट था। बोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज़ वर डिफरेंट इन सेवरल आस्पेक्ट। फर्स्ट गोंड्स दे लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। जो गोंड की हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो गोंड पीपल थे वो बहुत बड़े एक फॉरेस्टेड रीजन या जंगल के एरिया में रहते थे, जिसको गोंडवाना बोला जाता था। अहोम्स के बारे में है, द अहोम्स सेंचुरी। अहोम जो है ब्रह्मपुत्र वैली से माइग्रेट होकर आए थे। माइग्रेट मतलब वो ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ करके आसाम के एरिया में आए थे, जो आज की डेट में जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, वहाँ से ये अहोम पीपल आए थे 13th सेंचुरी में इंडिया के अंदर। नाउ गोंड्स लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया। गोंड्स जो थे वो सेंट्रल इंडिया में रहते थे। अहोम्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और अहोम जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे। द गोंड सोसाइटी डिड नॉट डिपेंड ऑन फोर्स लेबर। गोंड सोसाइटी फोर्स लेबर पे डिपेंड नहीं थी, वहाँ लोग अपनी चॉइस से काम करते थे स्टेट के लिए। द अहोम सोसाइटी डिपेंड ऑन फोर्स लेबर। अब हमने क्वेश्चन आंसर में भी देखा था, इससे पहले भी देखा कि अहोम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेस था पाइक्स, जो फोर्स लेबर था। तो अहोम सोसाइटी फोर्स लेबर पे डिपेंड थी। जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे। अहोम इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अहोम जो थे उन्होंने राइस कल्टीवेशन का एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करा था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इन दोनों के हिस्ट्री के बीच में और इनकी सोसाइटी के बीच में के डिफरेंस को बताते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था सिमिलरिटीज़ के बारे में। अब देख लेते हैं सिमिलरिटीज़ क्या थी इनके बीच में। बोथ द गोंड्स एंड द अहोम्स वर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। सबसे पहली सिमिलरिटी यही थी कि दोनों ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। दे इस्टेब्लिश पावरफुल किंगडम्स। दोनों ने ही पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए थे। एंड हेड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों का ही एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, मतलब जो सुप्रीम पावर थी
वो एक के ही पास थी, रूलर के पास थी। पूरे किंगडम में कुछ भी होगा वो केवल रूलर ही डिसाइड करेगा। तो सेंट्रलाइज पावर होने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि पावर्स एक ही जगह पे केंद्रित हो गई। दे वर डिवाइडेड इनटू क्लैंस एज वेल एज बोथ सोसाइटीज एक्सेप्टेड हिंदुइज्म and the influence of Brahmanas increased. Temples and increased. Temples and Brahmanas were granted land by the king. दोनों ही सोसाइटीज़ क्लैंस में डिवाइड थी। दोनों ही सोसाइटीज़ ने टाइम के साथ हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था। दोनों ही सोसाइटीज़ में ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। और दोनों ही सोसाइटीज़ में टेम्पल और ब्राह्मणास को रूलर्स ने लैंड ग्रांट स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा कुछ और भी सिमिलरिटीज़ हैं जो आप लोग चैप्टर में देख सकते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर 7. थैंक यू वेरी मच.